हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें पाठ 6 में है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे बल के रूप, जैसे अपकर्षण, अभिकर्षण और बहुत सारे क्रियाकलापों के द्वारा भी हमने बल को समझा, बल का प्रयोग जाना और अन्योन्याक्रिया के बारे में जाना, और उसके बहुत सारे हमने उदाहरण भी देखे, और साथ ही हमने परिणामी बल के बारे में भी जाना कि समान दिशा में कार्यरत बल और विपरीत दिशा में कार्यरत बल के बारे में जाना। तो और बहुत सारे हमने क्रियाकलाप भी किए, और बल का जो प्रभाव है उसके बारे में भी क्रियाकलाप के द्वारा हमने समझा, जैसे इस चित्र को हमने समझा था। तो ये सारी चीज़ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। तो इसके बाद ये चैप्टर में कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, उसे आज हम पूरा करेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? तो जब गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, और इसके विपरीत जब गेंद को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी चाल लगातार क्या होती है? घटती जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो आप ऊपर के चित्र में इसको देखकर बता सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी गेंद को किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, उसकी गति और भी बढ़ जाती है। और जब हम किसी गेंद को नीचे से ऊपर आसमान की तरफ फेंकते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी गति कम होते जाती है। और हम किसी चीज को यदि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सारी चीजें क्या होती है? वापस नीचे की ओर आ जाती है। और इसके अतिरिक्त यदि किसी पेड़ में फल लगे हैं तो फल जब टूटता है तो वो ऊपर ना जाकर नीचे की ओर गिरता है, पृथ्वी की ओर गिरता है। तो ये सब के क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका? गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब एक ऐसा बल जो पृथ्वी अपनी ओर लगाती है। तो पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और यह जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है, और इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम क्या है? पृथ्वी पर टिके हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। और ये क्या पृथ्वी, जैसे आप पृथ्वी का जो छोटा स्वरूप देखते हैं, जो ग्लोब में देखते हैं, तो ग्लोब में क्या दिखता है कि पृथ्वी को एक स्टैंड में लगा हुआ है। लेकिन असल में क्या पृथ्वी ऐसे किसी स्टैंड में लगी है? नहीं ना। पृथ्वी क्या है? आसमान में घूम रही है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष में घूम रही है। तो जब पृथ्वी हम लगातार गति कर रही है और हम पृथ्वी की ऊपरी सतह में हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह में पेड़, घर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक गेंद को लीजिए और उसको एक धागे से बांध दीजिए, और उसके ऊपर कोई भी वस्तु रखिए, छोटी छोटी कोई वस्तु रख के देख सकते हैं। तो क्या देखेंगे कि सारी वस्तुएं गिर जा रही है, बॉल में चिपक कर नहीं रह रही है। लेकिन पृथ्वी क्या है? एक गेंद जैसा है जो आसमान में स्थिर है, मतलब गति कर रही है। और गति करने के बावजूद वो तो सूर्य के चारों ओर गति करती है और अपने अक्ष में भी घूमती है। लेकिन फिर भी क्या है, हम सारे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, ये सारे क्या हैं? पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो इसका क्या कारण है? यही गुरुत्वाकर्षण बल है, जो सारी चीजों को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और जिसके कारण हम पृथ्वी में टिके हुए हैं और पृथ्वी में गति कर सकते हैं। और यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता पता है? तो हम सारे लोग, सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब क्या होते? हवा में तैरते रहते। तो कितना महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब इसी तरह जब गेंद नीचे आ रही है तो उस पर गति की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। जब हम गेंद को फेंकते हैं
ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आती है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए क्या होता है, इसी कारण से उसकी जो चाल है लगातार बढ़ती है। गेंद की जो गति है ऊपर से नीचे आते समय अधिक होती है, और जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लगती है, तो बॉल को तो जो पृथ्वी है नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बॉल को फेंक रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लग रहा है गेंद पर, जिसके कारण क्या हो रही है, गेंद की जो गति है वो कम हो जा रही है, और इसी के कारण उसकी जो चाल है वो घटती रहती है। वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन लाना, तो किस तरह से वस्तु जो दिशा में गति कर रही है उसमें हम परिवर्तन किस तरह से ला सकते हैं, तो इसका एक उदाहरण देखेंगे इस क्रियाकलाप में। क्रियाकलाप 9 में देखिए, एक बल्लेबाज है, तो सभी बच्चे जानते हैं क्रिकेट बहुत बच्चों को पसंद भी है। तो ये जो क्रिकेट का मैच यहाँ दिख रहा है, देखिए भारतीय खिलाड़ी बैट लेके खड़े हैं, तो एक बल्लेबाज द्वारा बॉल पर प्रहार करने पर क्या बल की दिशा में परिवर्तन होता है। तो जब एक बैट्समैन बैट पकड़ा है, बॉलर उस पे बॉल फेंक रहा है, और बैट्समैन क्या करता है, बैट के द्वारा बॉल का जो है उसको मारता है और उसकी जो गति है उसको परिवर्तित कर देता है। यदि वो नहीं मारता तो सीधे आगे की ओर पार हो जाती, लेकिन वो मार कर क्या करता है, बैट के द्वारा उसकी गति में परिवर्तन ला देता है। तो ये चीज आप सभी जानते हैं और देखे भी होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आगे से ये ध्यान देंगे। तो क्रिकेट मैच में बल्लेबाज को गतिशील बॉल पर प्रहार करते हुए बल की दिशा परिवर्तन को आप देखे होंगे। तो क्या बल के गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है जब उस पे बैट से प्रहार किया जाता है बॉल पर? तो इस प्रकार आप कैरम के खेल में स्ट्राइकर से किनारे पर प्रहार कीजिए, तो क्या आप गति की दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन देखते हैं? तो क्या आप इसका कारण जानते? तो क्या होता है कि जब आप कैरम खेलते होंगे, तो जो स्ट्रैगर से आप मारते हैं गोटी की तरफ, तो कभी कभी क्या करते हैं कि आप किनारे मारते हैं, और किनारे जब मारते हैं कोना में, तो वो क्या हो जाता है, जब किनारे बोर्ड में जो बॉर्डर है उससे टकराकर जो स्ट्रैगर है दूसरी दिशा में गति कर देता है। तो इस तरह से देखते हैं कि गति की, यदि कोई वस्तु गति में है तो उसमें हम बाधा उत्पन्न करके या फिर प्रहार करके क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो गति की दिशा में परिवर्तन का कारण भी क्या है, बल है। बल लगाकर ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो वस्तुओं, अब देखते हैं, एक तो हो गया कि बल लगाकर वस्तुओं की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब वस्तुओं की आकृति में भी परिवर्तन लाना, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे जो इस क्रियाकलाप में है। तो रबर बैंड में खिंचाव, देखिए चित्र में कौन दिख रही है, दीपिका कुमारी है ना, जो आर्चरी में, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लेके आई है हमारे देश के लिए, हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है कि रबर बैंड यहाँ है और उसको क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है, और खींचने पर क्या हो रहा है, खिंचाव के द्वारा जो रबर बैंड है वो पीछे की ओर आ रहा है। तो आप एक रबर बैंड लीजिए और उसे दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए। एक रबर बैंड आप लेंगे जिसको बालों में बांधने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो जब आप दोनों हाथों से पकड़कर खींचेंगे तो आप उसमें क्या परिवर्तन देखेंगे, और उसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है ये भी आप नोटिस करेंगे। और यदि आकृति में परिवर्तन का कारण भी पता करने का कोशिश करेंगे। तो रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन का कारण क्या है, बल है, कि जब उसमें बल लगता है तो रबर की जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और जो आपके खिंचाव का परिणाम है, आप खींचते हैं, मतलब आप बल लगा रहे हैं, खींचना या धकेलना बल है ना, तो ये जो आप खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें आकृति में परिवर्तन होता है, रबर बैंड का आकृति परिवर्तन होता है। तो आपने धनुष को देखा होगा, तो इस प्रकार की प्रक्रिया तीर धनुष में भी दिखाया जा सकता है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है, क्या है, ये जो धनुष है इसमें क्या है, यहाँ रबर लगा हुआ है,
और रबर को क्या किया जा रहा है, हाथों से इस तरह से यहाँ पे तीर लगाकर खींचा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अपनी तरफ खींचने से क्या हो रहा है, रबर की जो आकृति है उसमें परिवर्तन दिख रहा है। तो इस प्रकार जब आटे की लोई को चकले पर बेलन से दबाते हैं तो वह फैल कर क्या हो जाता है, रोटी का आकार ले लेता है। तो ये चीज आप घर में देखे होंगे, जब आपकी माँ आटे का जो नरम लोई है उसको गोल करती है, उसके बाद आटा लगाकर जब तब बेलन चक्की के ऊपर रखकर बेलन से दबाती है, बल लगाती है बेलन के द्वारा, तो क्या होता है, जो लोई होता है वो क्या होता है, रोटी का आकार ले लेता है। तो बल लगाने से क्या हुआ, उसके आकार में भी परिवर्तन हुआ। तो ये दो समान बलों के विपरीत दिशा में लगने के कारण होता है। ठीक है, नीचे से तो वो कड़ा है तो उसमें कोई नीचे से बल लग रहा है और आप ऊपर से दबाव दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो फैलता जा रहा है और उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये उदाहरण तो हर कोई देखा होगा, सभी बच्चे देखे होंगे, सबके घर में रोटियां बनती हैं। तो अतः आप वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो वस्तुओं पर जो कार्यरत बल है उसमें कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें हम बल लगाकर, खींच या धकेल कर क्या कर सकते हैं, उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, बॉल गति में है और उसको आप कैच लेकर स्थिर कर सकते हैं, उस पर बल, उसके विपरीत दिशा में बल लगाकर। और तीसरा क्या है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। मतलब आप जब बल के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका जो चाल है वो परिवर्तित होगा, वो या तो घटेगा या बढ़ेगा। वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। और आप बल लगाकर क्या कर सकते हैं, जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसको दूसरे दिशा में बदल सकते हैं। तो इसका एक साधारण उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि कोई आपका दोस्त दौड़ रहा है, दौड़ कर जा रहा है और आप साइड से आकर उसको धक्का दे दिए, तो क्या होगा, उसका दिशा परिवर्तन हो जाएगा। वो जो सीधे जा रहा था वो किनारे की तरफ गिर जाता है। तो ये भी क्या हो गया, बल में बल लगाकर आप वस्तु की दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। और पांचवा है कि वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है बल के द्वारा। ठीक है, तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, गति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सारे परिवर्तन बल के द्वारा संभव हैं। तो अब देखते हैं बलों के प्रकार। तो पहला है मांसपेशीय बल। तो इसको भी एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। तो आप मेज पर रखी वस्तु को ऊपर उठाइए। तो मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसको आप हाथों के द्वारा ऊपर उठाएंगे। तो क्या इसके लिए बल की आवश्यकता होती है? तो मेज पर देखिए ये वस्तु रखी हुई है, उसको आप अपने मांसपेशियों की सहायता से उठा रहे हैं। तो ये जो बल लग रहा है ये क्या है, मांसपेशीय बल है। तो इसमें किस प्रकार का एक शक्ति लगा रहे हैं, आप उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो एक तरह का बल काम कर रहा है। तो आपकी हाथ की जो मांसपेशियों द्वारा ये बल लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे मांसपेशी बल कहते हैं। ठीक है, जब आपके मांसपेशियों द्वारा बल लगे तो वो हो गया मांसपेशीय बल। ये हो गया बल का पहला प्रकार। जब घोड़ा तांगा खींचता है और वह अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा टांगों पर मांसपेशीय बल लगाता है। तो देखिए घोड़ा गाड़ी में ये घोड़े को बांध दिया जाता है, तो वो अपने मांसपेशियों द्वारा बल लगाता है और जिससे क्या होता है, उसके पैरों में बल लगता है और वो गति करता है। तो ये भी एक प्रकार का मांसपेशीय बल है। ठीक है, इस चित्र में देख रहे हैं, घोड़े द्वारा तांगा पर मांसपेशीय बल का प्रयोग। या फिर जो वेट लिफ्टिंग में देखे होंगे, भारोत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है, जो चित्र में दिख रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो अपने मांसपेशियों के बल से क्या कर रहा है, जो भारी ये जो वस्तु है इसको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, तो वो बल लगा रहा है। तो ये भी हो गया मांसपेशीय बल। तो इस प्रकार जब भारोत्तोलक भार उठाता है तो वह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों द्वारा मांसपेशीय बल लगाता है। तो समझ गए मांसपेशीय बल। अब दूसरा बल है घर्षण बल। तो घर्षण बल को भी क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं।
तो आप एक गेंद को क्या करेंगे, जमीन पर लुढ़का देंगे। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना कि गेंद को लुढ़का दिया जा रहा है, तो ये घर्षण बल का उदाहरण है। तो आप गेंद की गति में परिवर्तन देख सकते हैं। तो गेंद कुछ दूर जाकर क्या होता है, रुक जाता है। इससे आप क्या समझते हैं कि जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में गेंद को खींचता है और या बल लगाता है, और यह बल क्या है, गेंद की गति का विरोध करता है। तो आप गेंद लेंगे और उसको जमीन में लुढ़का देंगे, तो क्या होगा, कुछ दूर जाकर वो रुक जाएगा। पहले तो वो गति करेगा, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो जमीन है वो भी उस बॉल के जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में वो कार्य कर रहा है, जिसके कारण क्या है, बॉल की जो गति है वो रुक जाती है। तो इसमें क्या कर रही है, गेंद को खींचने का काम कर रही है, बल लगा रही है कौन, जमीन। तो यह बल क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद है। इस तरह से आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो यह जो बॉल है, बल गेंद की विपरीत दिशा में लगा गति का विरोध करता है। तो यह बल क्या हो गया, घर्षण बल। मतलब बॉल को हम गति में कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बल लगा रहे हैं और बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाता है। मतलब जमीन उसके जो बल है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, उसके विरोध में काम कर रहा है, इसलिए गेंद को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये जो रोक देता है और गेंद की जो गति का विरोध करता है, तो इसे क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक है। और इसी तरह का है, जैसे नदी में जो चलती हुई नाव पर चप्पू चलाया जाता है। एक नाव में क्या होता है, एक डंडे से इस तरह से खेया जाता है, पानी को काटा जाता है। तो इसमें चप्पू चलाने के पर वह क्रमशः धीमी होती जाती है तथा कुछ दूरी तय करने के पश्चात क्या होता है, रुक जाती है। और नाव तथा पानी के संपर्क सतहों के बीच क्या होता है, एक घर्षण बल कार्य करता है जो नाव की गति का विरोध करता है, ठीक है। एक बार खेया जाता है तो क्या होता है, चप्पू चलाया जाता है तो नाव कुछ दूर गति करती फिर रुक जाती है, क्योंकि वो जो पानी है और नौका है उसके दोनों के बीच एक बल काम कर रहा है। पानी क्या कर रही है, पानी की जो सतह है वो घर्षण बल लगा रही है। तो ये जो बल लग रहा है पानी के द्वारा, तो ये क्या है, घर्षण बल है, पानी की सतह में जो बल लग रहा है और जो नाव की गति के विरोध करता है, जिसके कारण लगातार चप्पू चलाना पड़ता है, वरना नौका रुक जाती है। अर्थात घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में आते हैं। तो घर्षण बल कब काम करता है, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और इस तरह का आप उदाहरण देख सकते हैं घर्षण बल, जब आप अपनी दो हथेलियों को रगड़ रहे हैं या फिर दीवार पर अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक तरह का बल लग रहा है जो है घर्षण बल। अब है तीसरा नंबर है चुंबकीय बल, ठीक है। पहला हो गया मांसपेशीय बल, दूसरा हो गया घर्षण बल और तीसरा है चुंबकीय बल। तो यह एक चुंबक लेंगे, ठीक है, इसको भी क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे, क्रियाकलाप 13 में देखेंगे। तो एक चुंबक लेंगे और उसे लोहे या स्टील के पिनों के नजदीक ले जाएंगे, कुछ पिन गिरा देंगे, लोहे के कील गिरा देंगे और उस चुंबक को उसके नजदीक ले जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो चुंबक है वो सारे पिन को अपने तरफ खींच ले रहा है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, पिन सारे किस में आ जा रहे हैं, इस चुंबक में लग जा रहे हैं। और ये क्या है, चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगाया गया बल। तो चुंबक पिनों को आकर्षित करता है तथा पिने चुंबक में आकर चिपक जाती हैं। इस चित्र में दिख रहा है ना, सारा पिन आकर कहाँ है, इस चुंबक में चिपक जा रहा है। तो चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है। चुंबक के द्वारा किया जाता है, पिन पर एक आकर्षण बल काम करता है। और ये जो आकर्षण बल है ये क्या है, इसे कहते हैं चुंबकीय बल, ठीक है, ये समझ गए। तो चुंबक कुछ दूरी से सीधे संपर्क या बिना स्पर्श के चुंबकीय बल लगा सकता है। तो इससे पहले हम जाने कि घर्षण बल तभी काम कर सकता है जब दो सतह आपस में टच करे, स्पर्श करे। लेकिन जो चुंबकीय बल है ये कुछ दूरी, आप पिन से थोड़ा दूर ही रखेंगे चुंबक को, फिर भी पिन आकर उस चुंबक में
चिपक जाएगा। तो इसमें क्या है कि चुंबक और पिन के बीच थोड़ी दूरी रहेगी, तब भी वो बल काम करेगा। तो ये हो गया चुंबकीय बल। अब है स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल को भी एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। तो यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है, एक लड़की क्या करे, कंघी कर रही है। तो ये स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। तो क्या होता है, जब कंघी करती है अपने बालों में, आप भी करके देख सकते हैं, और कंघी बार बार कंघी करने के बाद उसमें एक तरह का बल्क आ जाता है, ठीक है, चार्ज हो जाता है वो जो कंघी है। फिर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े गिरा देंगे और उस कंघी को उसके पास ले जाएंगे, तो कागज के टुकड़े क्या होंगे, उस कंघी में चिपक जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का कंघी लेंगे और उसे अपने सूखे जो बाल हैं उस पर रगड़ेंगे, और इसके पश्चात उसको क्या करेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक ले जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे, ये आप करके देख सकते हैं कि आपके सूखे बालों पर क्या करेंगे, कंघी, प्लास्टिक की कंघी को थोड़ा घिस लेंगे, मतलब बार बार कंघी को बालों पर चलाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो उसमें एक बल काम करेगा। फिर उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो जैसे चुंबक में पिन चिपक जा रहा था, उस तरह से आपकी जो कंघी है उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाएंगे। तो ये सारे प्रयोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप घर में भी ये सारी चीज करके देख सकते हैं। और जब आप किसी चीज को प्रयोग के द्वारा देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रह जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि क्या कागज के टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं, और बालों के रगड़ने पर ऐसा क्या होता है कि कागज के छोटे टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। तो कंघी को बालों से रगड़ने पर वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, उसमें एक चार्ज आ जाता है, और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक लाने पर वह कागज के टुकड़ों पर स्थिर विद्युत बल लगाता है, क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है, और इसी कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। अर्थात आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से ही सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना भी बल लग जाता है। तो ये इस तरह के बल को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, इसे ही स्थिर विद्युत। और एक चीज आप देख सकते हैं कि आप जो प्लास्टिक के चेयर होते हैं उसमें आप बैठे हुए हैं, बहुत देर तक बैठे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, आपके जो लोम है, शरीर का जो लोम है, शरीर के जो छोटे छोटे बाल हैं हाथों में या हाथों में जो बाल हैं, तो वो क्या करेंगे, आप चेयर के संपर्क में आएंगे तो कुछ जब बहुत देर तक आप उसमें बैठे रहेंगे तो क्या होगा, जब आप उठेंगे लगेगा कि वो जो बाल हैं चेयर के द्वारा खींच लिया जा रहा है। तो बहुत देर तक जब आप चेयर पर बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके हाथों और चेयर के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण आपके जो हाथों के बाल है वो क्या हो जाते हैं, आपके जो चेयर है वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। फिर क्या होता है, वो आपके बालों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं। तो ये सारे प्रयोग क्या हो गए, स्थिर विद्युत बल के उदाहरण हैं। अब है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपने आगे भी थोड़ा सा जाना था। तो इसको भी क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं कि आप पेड़ से टूटने वाले या तोड़े जाने वाले फलों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि फल पृथ्वी की ओर गिरता है। जब भी कोई फल पकता है या फिर उसको तोड़ा जाता है, कच्चे फल को तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद वो क्या होता है, ऊपर की ओर ना जाकर नीचे जमीन की ओर गिरता है। तो ये जो बल पृथ्वी अपनी तरफ लगाती है, फलों को खींच लेती है, प्रत्येक चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, और ये जो पृथ्वी के द्वारा बल लगाया जाता है, इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन के कथानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो ये जो खोज है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है उनके जीवन का। जब वे छोटे थे तो एक बार क्या बगीचे में बैठे हुए थे, एक सेब के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे। तो आप भी बहुत बार देखे होंगे कि पेड़ों से फल गिरते हैं, जब पक जाते हैं तो नीचे की ओर गिरते हैं। तो ये आपको साधारण लगता होगा,
गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप छोटे में, जब छोटे रहते हैं तब तो आपको नहीं पता रहता, तब आप जब देखते हैं पेड़ों से फल गिर रहे हैं तो आपको वो साधारण घटना लगता है। लेकिन जो न्यूटन थे उन्होंने सोचा कि पेड़ों से जब फल नीचे गिर रहा है वो ऊपर क्यों नहीं गिर जा रहा है, वो नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो जब भी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए बच्चों को छोटा वैज्ञानिक कहा जाता है। इसीलिए अपने अंदर हमेशा सोचने को विकसित कीजिए और बहुत सारे प्रश्न अपने मन में लाइए, और जब जितने प्रश्न आएंगे उतने ज्यादा आप जान सकेंगे, सीख सकेंगे। इसीलिए जो जितना प्रश्न करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा। तो न्यूटन के मन में भी प्रश्न आया कि आम के जो सेब का पेड़ है उसमें से जो सेब हैं वो नीचे की ओर क्यों गिरे, और उसके बाद ही उसके ऊपर उन्होंने खोज की और गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। तो आप भी इस तरह से खोज कर सकते हैं कुछ नए चीजों का। तो नल से गिरता पानी, नल से ये पानी गिर रहा है, तो पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करती है। मतलब इसके लिए दो सतहों का संपर्क का आवश्यकता नहीं है, कुछ दूरी से भी ये कार्य करती। जैसे हम गेंद को बहुत ऊंचाई पर फेंकते हैं लेकिन फिर वापस वो नीचे आ जाती है, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ये आपको साधारण लगती होगी, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी द्वारा बल लगाया जा रहा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आ रही है। तो आपने जाना कि बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है मांसपेशीय बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा है स्थिर विद्युत बल और पांचवा है गुरुत्वाकर्षण बल। ये सारे क्या हैं, बल के प्रकार हैं। तो इन सभी बलों को 2 समूहों में बांटा जाता है, एक है संपर्कित बल और दूसरा है असंपर्कित बल। तो संपर्कित बल क्या होते हैं, तो आपने देखा कि ये सारे बल में बहुत सारे बल ऐसे थे जिसमें 2 सतहों का संपर्क हो रहा है, और कुछ बल ऐसे थे जिसमें 2 सतहों का संपर्क नहीं हो रहा है। तो संपर्कित बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाते हैं, मतलब सीधे संपर्क में आते हैं तब बल लगता है, तो उसे कहते हैं संपर्कित बल। जैसे आप किसी चीज को हाथ से पकड़ेंगे तभी ना उसको ऊपर उठाएंगे या फिर फेंकेंगे। तो ये जो मांसपेशीय बल है ये भी क्या है, संपर्कित बल है, क्योंकि 2 वस्तुओं का संपर्क होता है। घर्षण बल, गेंद जमीन से सटता है और तभी जाके दोनों में संपर्क होता है, जमीन और गेंद में संपर्क होता है, तब घर्षण बल लगता है। तो जो घर्षण बल है ये भी संपर्कित बल है। अब है दूसरा है असंपर्कित बल। तो जब बस एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। मतलब जब 2 बल कुछ दूरी से ही बल लगा सकते हैं, मतलब उसमें 2 सतहों का संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, तो उसे कहते हैं असंपर्कित बल। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है, असंपर्कित बल है। अब आगे देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा, तो उन बलों को क्या कहते हैं, संतुलित बल। जैसे किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा बल लगाया जा रहा है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, 0 निकल रहा है। यदि आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, आप 4-5 मित्र मिलकर धक्का दे रहे हैं दीवार को, लेकिन दीवार अपने जगह में है, मतलब उसका जो परिणामी बल है क्या है, 0 हुआ, दीवार अपनी जगह से नहीं हिला, तो ये क्या हो गया, संतुलित बल हुआ। संतुलित बल विरामावस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकता, और संतुलित बल जब लगेगा तो यदि आप किसी वस्तु को आप एक तरफ से खींच रहे हैं, आपका दोस्त दूसरी तरफ से खींच रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक संतुलित बल। यदि दोनों का बल समान हो तो क्या होगा, वस्तु अपने इस जगह से नहीं हिलेगी।
तो ये भी क्या हो गया, संतुलित बल का उदाहरण हुआ। इसके क्या होगा, विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है संतुलित बल गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता। और यदि संतुलित बल लगता है तो वस्तु की चाल में भी परिवर्तन नहीं होता है। और संतुलित बल वस्तु की आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, संतुलित बल के द्वारा वस्तु का जो आकार है उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब देखते हैं असंतुलित बल क्या है। तो जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उस बल को क्या कहते हैं, असंतुलित बल। जब बहुत लोग बल लगा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, किसी का बल अधिक है और किसी का कम है, जैसे रस्सी खींचने में, तो यदि जो टीम अधिक बल लगाएगी, दोनों तरफ से बल लग रहा है लेकिन एक तरफ से ज्यादा बल लग रहा है, दूसरी तरफ से कम, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं हो रहा है, एक तरफ ज्यादा हो रहा है। तो ये जो बल है इसको भी असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील कर सकता है। तो कोई वस्तु यदि स्थिर है तो उसको असंतुलित बल के द्वारा गतिशील किया जा सकता है। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं को विराम अवस्था में भी ला सकता है। असंतुलित बल के द्वारा क्या हो सकता है, कोई वस्तु विराम अवस्था में भी आ सकती है। और असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं की चाल में भी परिवर्तन कर सकती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो असंतुलित बल द्वारा क्या होगा, उसका जो चाल है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब है असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और क्या कर सकता है, उसका जो दिशा है उसमें भी परिवर्तन ला सकता है जो असंतुलित बल है। अब है बल का मात्रक। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो बल को न्यूटन द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसे अंग्रेजी का अक्षर एन द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, बल को एन द्वारा दिखाया जाता है। तो क्या है, 1 किलोग्राम बल। तो 1 केजी द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूटन आवश्यक बल को 1 किलोग्राम बल कहते हैं। ठीक है, तो 1 केजी जो द्रव्यमान है उसको यदि हम उठाने के लिए जितना बल लगाते हैं के लिए न्यूटन आवश्यक बल को क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम बल कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बल बराबर 9.8 न्यूटन। एन न्यूटन को एन द्वारा दिखाया जाता है। तो सुविधा के लिए प्रश्नों के अधिकतर 1 kgf = 10n 10n का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 9.8 है, 0.5 से ज्यादा होने से उसको पूरा मान लिया जाता है, इसीलिए 9.8 को 10n मान लिया जाता है। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम बल बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, अब है दबाव। ठीक है, बल समझ गए आप। अब है दबाव। दबाव क्या है, प्रेशर। जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है तो दबाव उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है, उसमें दबाव होता है, दबता है। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि एक धारीदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा फल आसानी से काट सकता है। तो जो एक धार वाला चाकू है वो धारहीन चाकू की अपेक्षा क्या है, फल आसानी। यदि आप किसी फल को काटेंगे तो यदि धार नहीं रहेगा चाकू से तो आपको काटने में काफी दिक्कत होगा, और यदि चाकू में धार होगा तो फल आसानी से कट जाएगा। तो इसका क्या कारण है कि आप चाकू पर बल लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक दबाव उत्पन्न हो रहा है, और धारदार चाकू में अधिक दबाव हो रहा है और धारहीन चाकू में कम दबाव हो रहा है। तो इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 16। तो दबाव का परीक्षण। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है एक लकड़ी का तख्ता है और ये क्या है, कील है। तो कुछ कीलों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाएंगे तो कीलें लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जाती है। तो एक लकड़ी का तख्ता लेंगे और उसमें कुछ कीलों को हथेली पर रखकर उसको इस तख्ते पर दबाव डालेंगे तो देखेंगे कि तख्ते पर की जो कील है वो नहीं जा रही है।
अब केवल एक कील को हथेली के सहारे, अब इस चित्र में दिख रहा है, अब क्या करेंगे, एक कील को क्या करेंगे, हथेली के सहारे दबाव देंगे। ठीक है, हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाव डालेंगे। जितना इसमें आपने दबाव डाला था वही दबाव इसमें भी डालेंगे। अब क्या होगा, कील लकड़ी के तख्ते के भीतर चली जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है? इसमें भी वही दबाव लगा और इसमें भी समान दबाव लगा, लेकिन इसमें कील अंदर की ओर नहीं जाती है और लेकिन दूसरे केस में वो तख्ते में चली जाती है अंदर। तो ये प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं घर में। तो इसका क्या कारण है कि एक कील अंदर चली गई लेकिन बहुत सारे कीलों पर दबाव डाला गया तो वो अंदर नहीं गई। तो एक कील के संपर्क सतह का जो क्षेत्रफल था वो कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक था। और जो पहले बारे में क्या, एक कील दबाया गया तो क्या उसका जो क्षेत्रफल था वो कम था, कम जगहों पर लगा, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल था, इस क्षेत्र पर कार्यरत जो बल था वो था, उसका मान अधिक था। और लेकिन अनेक कीलों को जब एक साथ प्रेशर दिया गया, दबाव दिया गया, तो उसका जो संपर्क सतह क्या था, क्षेत्रफल अधिक था, अधिक जगह पर संपर्क कर रहा था कील, तो जिसके कारण क्या था, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान क्या था, कम हो गया, जिसके कारण वो अंदर नहीं गया। लेकिन एक कील के द्वारा जब दबाव दिया गया तो उसका जो संपर्क क्षेत्र था कम था, इसके कारण जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल था वो अधिक था, जिसके कारण कील तख्ते पर घुस गई। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल क्या है, पर कार्यरत इसी बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है उसे एकांक क्षेत्रफल कहते हैं, पर कार्यरत इसी बल को क्या कहते हैं, दबाव। किसी क्षेत्र पर जब बल लगाया जाता है तो जितने क्षेत्र पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो दबाव बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल को F द्वारा दिखाया जाता है, क्षेत्रफल को एरिया A द्वारा। बल फोर्स, ठीक है, और दबाव प्रेशर P। तो P इक्वल टू क्या हो गया, F डिवाइडेड बाय A, क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। तो इस तरह से निकाला जाता है सूत्र के द्वारा। इसको आप याद कर लेंगे इस चीज को। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर है इसीलिए वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। बल का मात्रक क्या था, न्यूटन था, जिसको N द्वारा दिखाया जाता था। और जो दबाव है, दबाव को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के द्वारा दिखाया जाता है और इसको P द्वारा दिखाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पास्कल। तो एक पास्कल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 PA इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 किलो पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 1000 पास्कल। तो 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल, ठीक है। तो ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे है बल के संपर्कित क्षेत्र का दबाव पर प्रभाव। तो बल का जो संपर्कित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर बल लग रहा है, उस पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे हम देखते हैं। तो एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। तो जितने कम क्षेत्रफल पर मतलब कि जितने कम जगह पर आप बल लगाएंगे उतना दबाव अधिक होगा, और जब क्षेत्र बढ़ जाएगा तो दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा और दबाव क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। और संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से क्या हो जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा, और बल के घटने पर दबाव भी घटेगा। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दबाव किस पर निर्भर करता है,
कि उस पर जो आरोपित बल है और बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है। तो दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन हम कर सकते हैं। तो एक देख सकते हैं उदाहरण कि जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता। तो गद्दा क्या हो जाता है, अब जो बेड में गद्दा रहता है उस पर आप जब बैठते हैं तो क्या होता है, गद्दा थोड़ा दब जाता है, परंतु व्यक्ति के गद्दे पर लेट जाने पर गद्दा कम दबता है। जब गद्दे के ऊपर व्यक्ति बैठता है तो ज्यादा दबता है, लेकिन जब उस पर वो लेट जाता है तो क्या होता है, गद्दा कम दबता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल संपर्क जो क्षेत्रफल है, जब बैठते हैं तो कम क्षेत्रफल घेरता है जिसके कारण दबाव अधिक होता है, और जब लेटते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा जगह घेरता है जिसके कारण दबाव कम हो जाता है और जो गद्दी है वो कम दबता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के लेट जाने से उसके जो शरीर का गद्दे से संपर्क का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है, दबाव भी कम हो जाता है। और इसी तरह धारदार जो चाकू की अपेक्षा जो धारहीन चाकू है उसकी अपेक्षा जो धारदार चाकू है उससे फल और सब्जियों को आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि चाकू पर व्यक्ति द्वारा आरोपित बल समान होता है। व्यक्ति तो धारदार पर भी वही बल लगाएगा और धारहीन पर भी, लेकिन क्या हो जाएगा, उसको धार करने से उसका जो संपर्कीय क्षेत्र है वो अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो फल सब्जियां हैं आसानी से कट जाएंगे। और ट्रैक्टर के पीछे का जो पहिया है चौड़ा बनाया जाता है, और पहिया चौड़ा रखने का कारण क्या होता है कि अगर पहिया पतला होता तो क्या होता, ट्रैक्टर जो है वो जो गीली मिट्टी में ट्रैक्टर चलता है तो वो क्या हो जाता है, दब जाता, उस पे ऊपर ज्यादा दाब लगता। यदि चौड़ा नहीं होता तो वो ज्यादा दाब लगता और वो मिट्टी में धंस जाता यदि उसमें पतला चक्का होता। लेकिन बड़े चक्के होने के कारण दबाव कम लगता है और वो मिट्टी में नहीं धंसता है। अब तरल पदार्थ का अर्थ क्या है देखते हैं। तरल पदार्थ का अर्थ द्रव्य व गैस दोनों है। दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं एक होती है। तरल के द्वारा आरोपित बल, ठीक है, तरल मतलब या द्रव्य मतलब क्या है, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सारे क्या है, तरल हैं। तो पानी, तेल, अल्कोहल, पेट्रोल इत्यादि क्या है, द्रव्य हैं, और सभी द्रव्य बर्तन के आकार एवं दीवार पर दबाव डालती है। तो द्रव्य के दबाव पर गहराई का प्रभाव क्या पड़ता है, उसे क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं कि द्रव्य पर जब दबाव डलता है तो उसमें गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बर्तन में 3 समान आकार के पतले छिद्र बना देंगे। देखिए जैसे यहाँ बर्तन दिख रहा है ना, तो उसमें पतले पतले 3 समान आकार के छेद कर देंगे, और ये निकासी बर्तन की चोटी से अलग अलग गहराई पर बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है जैसे यहाँ थोड़े ऊपर में है, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, तो अलग अलग ऊंचाई पर इसमें जो होल बनाएंगे अलग अलग ऊंचाई पर बनाएंगे, और बर्तन को पानी से पूरा भर देंगे। अब निकासी तीनों को नाम दे देंगे ए बी सी, पहला को ए, फिर बी, फिर सी। तो जो निकासी ए से निकलता पानी न्यूनतम दूरी तय करता है, वो क्या होता है, सामने गिर जाता है। जैसे चित्र में दिख रहा है ना, जो सबसे ऊपर वाले छिद्र से पानी गिर रहा है वो सामने गिर जाता है, और जो बीच वाले से गिर रहा है, बी से गिर रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर जाता है, और जो सी से निकलता हुआ जो पानी है वो सबसे ज्यादा दूरी पर गिरता है। तो इस उदाहरण द्वारा आप क्या देख सकते हैं कि द्रव्य के दबाव पर गहराई का भी प्रभाव पड़ता है। तो पानी की निकासी विभिन्न ऊंचाई से अलग अलग होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है? तो निकासी 1 जो चोटी से मतलब ऊंचाई से न्यूनतम गहराई पर है, मतलब जो सबसे ऊंचाई में जो किया गया है होल वो ए है, तो वो क्या है, ऊपर से सबसे सामने है, तो उसका गहराई क्या है, कम है।
तो पानी निकासी ए पर न्यूनतम दबाव पड़ता है। इस पर क्या करता है, बहुत कम दबाव पड़ता है, जिसके कारण क्या है, न्यूनतम दूरी तय करता है, सामने गिर जाता है। और जो बी है वो थोड़ा सा ज्यादा गहरा है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा दबाव पड़ता है, थोड़ी सी दूरी पर गिरता है। और जो निकासी सी है वो चोटी से सबसे ज्यादा गहराई में है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे अधिक दबाव पड़ता है, और जो पानी है वो ज्यादा दूर में जाकर गिरता है। तो द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और गहराई के घटने से घटता है। तो ये चीज आप समझ गए हैं। इसको आप बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो मुझसे जरूर पूछेंगे। और इसका कुछ भाग बाकी रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट भाग में पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।